नमस्कार दोस्तों। आज हम नर्सिंग फंडामेंटल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस टॉपिक से रिलेटेड हम उन सभी एमसीक्यूज को, उन सभी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न हर एग्जाम में बनता है, चाहे वो सीएचओ का एग्जाम हो, एम्स का एग्जाम हो, डीएसएसबी का एग्जाम हो, ईएसआईसी का एग्जाम हो। ऐसा एक भी एग्जाम नहीं है जिसमें एनजी ट्यूब से रिलेटेड कोई प्रश्न न बना हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से लेके। यह एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर ट्यूब को नोज से इंसर्ट करके स्टोमक तक पहुंचाते हैं। ट्यूब को नोज से इंसर्ट करके स्टोमक तक पहुंचाते हैं। नोज, भाई ये नोज ले लो, यहाँ से ट्यूब डाला अपन ने और कहाँ तक, ये ईजोफेगस से होते हुए ये ईजोफेगस कहाँ तक पहुंचाया अपन ने, स्टोमक तक पहुंचाया। स्टोमक तक पहुंचाया। इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं हम? एनजी ट्यूब इंसर्शन बोलते हैं। क्लियर है? आगे देखिएगा इसके पर्पस के बारे में। पर्पस नंबर 1 देखिएगा। हम ये ट्यूब क्यों डाल रहे हैं, क्या कारण है इस ट्यूब को डालने का? हम ये ट्यूब क्यों डाल रहे हैं, उसको डालने का क्या कारण है? सबसे पहला कारण इसने बताया है, उद्देश्य बताया है कि ट्यूब फीडिंग करवाने के लिए। मान लीजिएगा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो ओरली कुछ भी लेने में कैपेबल नहीं है, तो उसको लिए क्या किया जाएगा? नाक में नली डाल दी जाएगी, स्टोमक तक पहुंचा दी जाएगी और उस नली के द्वारा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक गवाज बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है माय डियर। इस लाइन को याद रखिएगा। अगर हम किसी भी चीज को ट्यूब के द्वारा फीडिंग करवा रहे हैं, एनजी ट्यूब से किसी भी चीज को फीडिंग करवा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? गैस्ट्रिक गवाज कहलाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिएगा इसमें जो नेक्स्ट पर्पस है वो कि गैस्ट्रिक सक्शनिंग या इरिगेशन के लिए। मान लीजिएगा किसी पेशेंट ने क्या कर लिया? पॉइजनिंग खा लिया। मान लीजिए किसी पेशेंट ने पॉइजनिंग खा लिया, तो उसको पॉइजन को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सक्शन करते हैं या स्टोमक इरिगेशन करते हैं। किसी भी चीज को स्टोमक से बाहर निकालना क्या कहलाएगा? गैस्ट्रिक लवाज कहलाएगा। ये लाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी बार छोटे मोटे एग्जाम के लिए, मान लीजिएगा सीएचओ का एग्जाम है, ऐसे एग्जाम में ऐसे प्रश्न वन लाइनर क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। स्टोमक से सक्शनिंग करना क्या कहलाता है? गैस्ट्रिक लवाज कहलाता है। और स्टोमक में न्यूट्रिशन देना क्या कहलाता है? गैस्ट्रिक गवाज कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सक्शनिंग से याद रखिएगा, जब भी कोई पेशेंट जहर खा लेता है तो विद इन 1 आवर सक्शनिंग करना नेसेसरी होता है टू अवॉइड पॉइजनिंग कॉम्प्लिकेशन। उससे जहर को ज़्यादा बॉडी में ना फैले, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो, इस चीज़ से बचाने के लिए जल्द से जल्द सक्शन करना अनिवार्य होता है। हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर की। प्रोसीजर में देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले मरीज को हाई फॉलोअर पोजीशन देंगे। कौन सी पोजीशन देंगे मरीज को? सबसे पहले हाई फॉलोअर पोजीशन देंगे विद हेड फॉरवर्डेड। अगर आपको अगर आपको ऑप्शन में दे रखा हो ओनली हाई फॉलोअर पोजीशन, लेकिन अगर सेकंड ऑप्शन में दे रखा हो आपको कि हेड फॉरवर्डेड, तो राइट आंसर क्या जाएगा? हाई फॉलोअर पोजीशन विद हेड फॉरवर्डेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है, रट लेना इस चीज को। सेकंड देखिएगा, अगर यहाँ पे याद रखिएगा कि हम इंसर्शन के दौरान हाई फॉलोअर दे रखे हैं, लेकिन अगर फीडिंग करवा रहे हैं तो याद रखिएगा माय डियर, उस दौरान हम सेमी फॉलोअर पोजीशन देंगे। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज और याद रखिएगा, अगर हम कंटिन्यू लगातार फीडिंग करवा रहे हैं तो हम सुपाइन पोजीशन देंगे। किसी पोजीशन देंगे? सुपाइन पोजीशन देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा वो कि ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ एनजी ट्यूब कौन सी पोजीशन देंगे? तो याद रखिएगा हाई फॉलोअर पोजीशन विद हेड फॉरवर्डेड। क्लियर है? हम फीडिंग करवा रहे हैं उस दौरान अगर नॉर्मल फीडिंग की पूछा है कि अपन एक बार फीडिंग करवा दी, थोड़े समय के लिए फीडिंग करवानी है, तो सेमी फॉलोअर पोजीशन देंगे। अगर हमें कंटिन्यू फीडिंग करवानी है तो हम सुपाइन पोजीशन देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मेजरमेंट की बात करते हैं। इसको कहाँ से कहाँ तक मेजर करेंगे? ये क्वेश्चन सीएचओ में जरूर पूछा जाएगा भाई। ये क्वेश्चन वन लाइन क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा गया है और एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है कि नोज टू ईयर लोब
नोज टू ईयर लोब टू जी4 प्रोसेस। कहाँ से कहाँ तक इसको मेजर करेंगे हम? इसको देखिएगा, मान लीजिए कि ये कोई पेशेंट है, सबसे पहले नाक से इसके कान तक नापा, कान नोज टू ईयर लोब हो गया, उसके बाद है ना एक बार क्या करेंगे, यहाँ से फिर जी4 प्रोसेस तक नाप लेंगे। तो भाई इसकी जो टोटल लंबाई होती है, उस लंबाई के अकॉर्डिंग हम एनजी ट्यूब को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर के अंदर नेक्स्ट देखते हैं कि भाई अपन ने नाप भी ले लिया, पेशेंट को पोजीशन भी दे दी, अब क्या करेंगे? तो ट्यूब को लुब्रिकेट करेंगे। क्या करेंगे? ट्यूब को लुब्रिकेट करेंगे। लुब्रिकेट द ट्यूब 3 से 5 इंच विद वाटर सोल्यूबल जेली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्यूब को लुब्रिकेट करने का कारण क्या है? टू अवॉइड इंजरी। इंजरी से अवॉइड करने के लिए हम ट्यूब को लुब्रिकेट करेंगे। यहाँ पे एक वेरी वेरी चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अगर मरीज को निमोनिया है, अगर मरीज को निमोनिया है तो हम क्या करेंगे? अगर मरीज को निमोनिया है तो उस दौरान हम ऑयल, सॉरी बाय मिस्टेक, ऑयल सोल्यूबल जेली कभी इस्तेमाल में नहीं लेंगे हम। ऑयल सोल्यूबल जेली कभी इस्तेमाल में नहीं लेंगे हम। क्यों? क्योंकि ये मरीज में केमिकल निमोनिया कोज कर सकता है। क्या कोज कर सकता है? केमिकल निमोनिया कोज कर सकता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। प्रोसीजर में हमने ट्यूब को लुब्रिकेट कर दिया, पेशेंट को पोजीशन दे दी, उसका ट्यूब का जो है कि नाप ले लिया। अब आगे का जो काम होगा वो क्या होगा? इंसर्ट द ट्यूब। क्या होगा? इंसर्ट द ट्यूब इन नोस्ट लेफ्ट नोस्टिल। किसमें? इंसर्ट द ट्यूब इन नो लेफ्ट नोस्टिल। चलिए यहाँ पे एक प्रायोरिटी बेस्ड प्रश्न बनता है कि हम ट्यूब को जो है कि इंसर्ट करने लगे, हम ट्यूब को जो है कि इंसर्ट करने, अगर मरीज घबरा जाता है, बेचैनी होने लगती है, खांसी आने लगती है उसको, अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लगता है, तो उस दौरान क्या करेंगे? तो उस दौरान क्या करेंगे? देखिए, अगर मरीज को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, चोकिंग, कफिंग शो करता है, देन पुल बैक द ट्यूब एंड वेट टिल द सबसाइड द सिम्टम्स। एनक्लेक्स का एनक्लेस की किताब में ये 3 बार लिखा हुआ है, समझ में ही नहीं आता है कि क्या लिखा हुआ है। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको मेंशन किया है कि अगर मरीज को खांसी होने लगे, कफिंग, चोकिंग ये सब शो करता है, यानी कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस शो करता है, तो उसके समय हम क्या करेंगे? उस समय करेंगे कि पुल बैक द ट्यूब। ट्यूब को थोड़ा सा पुल बैक, यानी कि हल्का सा बाहर लेंगे, हल्का सा बाहर लेंगे एंड वेट करेंगे अंटिल सबसाइड द सिम्टम्स। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, याद रखिएगा, हमने ट्यूब को हल्का सा बाहर निकाला है, केवल कंप्लीटली रिमूव नहीं किया है, कंप्लीटली रिमूव नहीं किया है, थोड़ा सा बाहर निकाला है। इन वेट कर रहे हैं कब तक? जब तक कि रेस्पिरेटरी सिम्टम सबसाइड ना हो जाए। हम ट्यूब को अगर कंप्लीटली रिमूव करेंगे, फिर वापस डालेंगे, फिर वापस से रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आएंगे, फिर हम थोड़ा बाहर, तो ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए कंप्लीटली रिमूव कभी नहीं करना है, हमेशा याद रखिएगा, थोड़ा सा बाहर निकालेंगे हल्का सा, लेकिन वेट करेंगे कब तक? जब तक कि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स डिसअपियर ना हो जाए। ठीक है? चलिए हमने ट्यूब डाल दी है। अब हम बात करते हैं इसके प्लेसमेंट को, चेक करते हैं कि ट्यूब सही डली है कि नहीं डली है। क्लियर है? चलिए ट्यूब का प्लेसमेंट की बात करें तो इसमें देखिएगा, एक्सरे के द्वारा हम सबसे पहले चेक करेंगे। क्या करेंगे? एक्सरे के द्वारा चेक करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर यहाँ पे देखा जाए कि पूछा जाए कि कन्फर्मेटरी मेथड कौन सा है, कि कन्फर्मेटरी मेथड कौन सा है, तो उसमें आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एक्सरे। एक्सरे इज द कन्फर्मेटिव मेथड टू चेक एनजी ट्यूब प्लेसमेंट। एक्सरे इज द कन्फर्मेटिव मेथड टू चेक एनजी ट्यूब प्लेसमेंट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखिएगा। एस्पायरेट द गैस्ट्रिक कंटेंट एंड चेक द पीएच लेस देन 4। याद रखिएगा, हमने एनजी ट्यूब को कहाँ प्लेस किया है? स्टोमक के अंदर प्लेस किया है। और स्टोमक की जो पीएच है वो हमेशा एसिडिक नेचर में रहती है। कैसी रहती है? एसिडिक नेचर में रहती है। हमने एनजी ट्यूब से थोड़ा गैस्ट्रिक कंटेंट निकाला, उसकी पीएच चेक की, अगर पीएच हाईली एसिडिक निकली, इसका मतलब क्या है? कि अपना जो प्लेसमेंट है वो सही है, अपना जो प्लेसमेंट है वो सही है। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। ट्यूब की टिप को पानी की कटोरी में रखते हैं, अगर कटोरी में बुलबुले उठ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? प्लेटमेंट सही नहीं है। अगर पानी की टिप में बुलबुले उठ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? प्लेटलेट्स
सॉरी प्लेसमेंट सही नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, इन्फ्यूज 10 ml ऑफ एयर एंड एस्कुलेट द साउंड। इन्फ्यूज 10 ml ऑफ एयर एंड एस्कुलेट द साउंड। क्लियर है। चलिए अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ट्यूब को रिमूव करेंगे। ट्यूब को रिमूव करेंगे। ट्यूब को रिमूव करने के लिए लंबी सांस लेंगे, गहरी सांस लेंगे, उसको होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे और ट्यूब बाहर निकाल देंगे। इस ट्यूब को क्या, इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, एनजी ट्यूब एक्सट्यूबेशन। इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनजी ट्यूब एक्सट्यूबेशन। इसको हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद। एग्जाम वाला पूछ लेगा कि हमने एनजी ट्यूब को बाहर निकाला, इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, एनजी ट्यूब एक्सट्यूबेशन बोलते हैं। एनजी ट्यूब एक्सट्यूबेशन बोलते हैं। साइज की बात करें एनजी ट्यूब के, कि एनजी ट्यूब की जो साइज है वो कैसी कैसी होती है, तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले हम एडल्ट की बात करते हैं। एडल्ट की बात करते हैं तो एडल्ट में जो है कि 16 से 22 फ्रेंच होती है। कितनी होती है, 16 से 22 फ्रेंच होती है। अगर चाइल्ड की बात करें यहीं पे तो 10 से 14 फ्रेंच होती है। कितनी होती है, 10 से 14 फ्रेंच होती है। इन्फेंट की बात करें तो 4 से 10 फ्रेंच होती है। कितनी होती है, 4 से 10 फ्रेंच होती है। हम टाइप्स ऑफ ट्यूब की बात करेंगे अब, कि ट्यूब कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ ट्यूब में देखिएगा, सबसे नंबर 1 पर हम देखते हैं एनजी ट्यूब के बारे में। ये 2 प्रकार की होती है, एक लेविन ट्यूब होती है, एक स्लेम ट्यूब होती है। अगर लेविन ट्यूब की बात करें तो ये लेविन ट्यूब का जो ल्यूमन होता है, लेविन ट्यूब का जो ल्यूमन होता है वो कौन सा होता है, ओनली सिंगल ल्यूमन ट्यूब होती है। कैसी होती है, ओनली सिंगल ल्यूमन ट्यूब होती है। क्लियर है। लेकिन लेकिन हम यहाँ पे दूसरी बात करें सलेम ट्यूब की, सलेम ट्यूब की, तो ये कैसी होती है, डबल ल्यूमन ट्यूब होती है। कैसी होती है, डबल ल्यूमन ट्यूब होती है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखिएगा, हम दूसरी ट्यूब के बारे में बात करते हैं जो कि कौन सी है, इंटेस्टाइनल ट्यूब। कौन सी है, इंटेस्टाइनल ट्यूब। इंटेस्टाइनल ट्यूब के बारे में बात करें तो ये भी 2 प्रकार की होती है। ये भी 2 प्रकार की होती है ना। इसमें जो होता है वो एक तो केंटर ट्यूब होता है, एक हैरिस ट्यूब होता है। तो ये किसके लिए इस्तेमाल में लेते हैं, ये इस्तेमाल में लेते हैं टू कंप्रेस इंटेस्ट सॉरी यूज टू इन इंटेस्टाइनल डिस्कम्प्रेशन के लिए। तीसरी है, इसमें सेकंड नंबर की जो है वो है माइलर अबोट ट्यूब। कौन सी है, माइलर अबोट ट्यूब, यूज टू ड्रेन और इरिगेशन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के इरिगेशन के लिए कौन सी ट्यूब इस्तेमाल में लेते हैं, तो ये है माइलर अबोट ट्यूब। क्लियर है यहाँ तक। तीसरा हम बात करेंगे इजोफेजियल गैस्ट्रिक ट्यूब के बारे में। इसमें आता है कौन सी, पहले आती है सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्यूब है। इसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिससे रिलेटेड एम्स के अंदर 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, आगे बताऊंगा। ये कौन सी होती है, ये होती है सिंगल ल्यूमन ट्यूब होती है। यह इट इज सिंगल ल्यूमन ट्यूब होती है। क्लियर है। ये किसके अंदर काम में लेते हैं, इजोफेजियल वेरिसेस की कंडीशन में काम लेते हैं। और इसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होता है ब्लीडिंग होता है। क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। अब हम उस प्रायोरिटी की बात कर लेते हैं जिसके लिए नर्स बनी है। क्या, नर्सिंग प्रायोरिटी। नर्सिंग प्रायोरिटी की बात करें तो इसमें सबसे पहले देखिएगा कि एलवाइज मेजर रेजिडुअल वॉल्यूम बिफोर फीडिंग, इफ वॉल्यूम मोर देन 100 ml देन होल्ड द फीडिंग। मतलब क्या है कि आपने एक बार पेशेंट को फीडिंग करवा दी, उसके बाद जो है कि आपने नली के अंदर से 60 ml सिरिंज के द्वारा कुछ कंटेंट बाहर निकाला, देखा कि ये 100 ml तक है। इसका मतलब क्या है, हमें आगे न्यूट्रिशन देने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें क्या कर देना चाहिए, जो हमने सिरिंज से बाहर निकाला था कंटेंट, उसको उसी सिरिंज से वापस डाल देना चाहिए ताकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन ना हो, और फीडिंग को होल्ड करना चाहिए। क्लियर है। अगर अगर रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा मैंने बताया अभी 60 ml सिरिंज से चेक करेंगे। किससे करेंगे, 60 ml सिरिंज से चेक करेंगे। उसके बाद हम फ्लश करने का काम करेंगे। आफ्टर मेडिकेशन फ्लश द ट्यूब। क्या करेंगे, आफ्टर मेडिकेशन फ्लश द ट्यूब। हम कुछ उन एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे अब, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित हैं और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। A nurse alive check the residual volume before administer a bolus tube feeding to a client with nasogastric tube and obtain an amount 150 ml. What is appropriate action for the nurse to take? देखिए यहाँ पे उसने रेजिडुअल वॉल्यूम चेक किया है जो मैंने बताया था वैसे ही। उसके बाद ऑप्शन में दिया गया है
जो रेजिडुअल वॉल्यूम कितना मिला, 150 ml मिला। ऑप्शन देखिएगा, या तो क्या करेगी, फीडिंग को होल्ड करेगी, या जो निकाला था रेजिडुअल वॉल्यूम उसको वापस डालेगी एंड कंटिन्यू एडमिनिस्टर फीडिंग, एलिवेट द क्लाइंट एट लीस्ट 45 डिग्री एंड एडमिनिस्टर फीडिंग, डिस्कार्ड द रेजिडुअल वॉल्यूम एंड प्लेस विद एडमिनिस्टर द फीडिंग। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे जो ये करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए, होल्ड द फीडिंग। क्यों, देखिएगा, उसने जो है कि रेजिडुअल वॉल्यूम चेक किया। रेजिडुअल वॉल्यूम का हमने देखा था नॉर्मल अमाउंट कितना 100 ml होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 150 ml दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा है। अब क्या करना चाहिए, अब जो है कि फीडिंग को होल्ड करवा देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, इसमें क्या है कि नर्स इंसर्टिंग एनजी ट्यूब इन एडल्ट मेल क्लाइंट ड्यूरिंग प्रोसीजर व्हेन क्या क्या हो रहा है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स प्रोड्यूस होना शो हो गए यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट एक्शन। ट्यूब फीडिंग के दौरान रेस्पिरेटरी सिम्टम्स प्रोड्यूस हो गए हैं, इस दौरान नर्स क्या करेगी। क्वेश्चन में पूछ लिया है, अपन ने 3 बार इसको रिवाइज किया था। सबसे पहले देखिए, इसमें ऑप्शन देखिएगा, इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है वो दे रखा है कि क्विकली इंसर्ट द ट्यूब। देखिए, हम ट्यूब को कभी भी क्विकली जब सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं उस दौरान इंसर्ट नहीं करेंगे। सबसे पहली बात, नोटिफाई द फिजिशियन, कोई ज़रूरी नहीं है। रिमूव द ट्यूब, ट्यूब को एक बार रिमूव कर दें और वापस से डालें जब तक कि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स सबसाइड नहीं हो जाते हैं। गलत बात, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि जब दोबारा डालेंगे तब भी ऐसा होगा। हमें क्या करना चाहिए, राइट आंसर बनता है डी, पुल बैक द ट्यूब। ट्यूब को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे और वेट टब टिल द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सबसाइड, जब तक कि रेस्पिरेटरी सिम्टम सबसाइड नहीं हो जाए तब तक हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। क्लियर है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिएगा आप लोग। करेक्ट आंसर है डी, पुल बैक द ट्यूब एंड वेट टिल द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सबसाइड। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अ नर्स रयान असेसिंग ए फॉर करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ एनजी ट्यूब, नर्स एस्पिरेट द स्टोमक कंटेंट एंड चेक द कंटेंट फॉर पीएच। यहाँ पे पूछा गया है कि एनजी ट्यूब के द्वारा कुछ कंटेंट को बाहर निकाला है, उसका पीएच वॉल्यूम चेक किया है। अब ये पूछ रहा है कि हम करेक्ट प्लेसमेंट कैसे माने ताकि पीएच क्या हो, पीएच क्या हो। यहाँ पे हमें स्टोमक की पीएच के बारे में डिस्कस कर रहा है ये। देखिएगा, जो पीएच दे रखी है, ये ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, इसमें दे रखा है कि 3.5 है या 7.5 है या 7.35 है या 7.5 है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर इसका होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका ए, 3.5, जो कि क्योंकि स्टोमक की पीएच क्या होती है, हाईली एसिडिक नेचर में होती है। कैसी होती है, हाईली एसिडिक नेचर में होती है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ नर्स प्रिपेयरिंग टू रिमूव अ एनजी ट्यूब फ्रॉम फीमेल क्लाइंट, द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग जस्ट बिफोर द ट्यूब। यहाँ पे हम एनजी ट्यूब एक्सट्यूबेशन की बात कर रहे हैं, एनजी नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब को रिमूव करने की बात कर रहे हैं। तो हम मरीज को क्या कहेंगे, मरीज को क्या कहेंगे, यहाँ पे देखिएगा, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल क्विकली, टेक होल्ड, डीप ब्रीथ, परफॉर्म वल्सोवा मैन्यूअर, परफॉर्म वल्सोवा मैन्यूअर। तो देखिएगा, इसमें इसमें देखिएगा, इसमें जो है कि राइट आंसर क्या रहेगा, इसमें राइट आंसर रहेगा टेक एंड होल्ड डीप ब्रीथ। क्या रहेगा, टेक एंड होल्ड डीप ब्रीथ। क्लियर है, चलिए आगे देखिए, अ नर्स जो प्रिपेयरिंग एडमिनिस्टर मेडिकेशन थ्रू एनजी ट्यूब, द ट्यूब इज कनेक्टेड टू सक्शन टू एडमिनिस्टर मेडिसिन। नर्स को क्या करना चाहिए, इसमें देखिएगा, या तो पोजिशन द क्लाइंट सुपाइन टू असिस्ट इन मेडिकेशन अब्जॉर्प्शन, एस्पिरेट द एनजी ट्यूब आफ्टर मेडिकेशन एडमिनिस्टर टू मेंटेन पेटेंसी, क्लेम द एनजी ट्यूब फॉर 30 मिनट फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, चेंज द सक्शन सेटिंग टू लो इंटरमीडिएट सक्शन फॉर 30 मिनट आफ्टर मेडिकेशन। राइट आंसर देखिएगा, इसका इसका राइट आंसर होगा क्लेम, इसका राइट आंसर होगा क्लेम द एनजी ट्यूब फॉर 30 मिनट फॉलोइंग मेडिकेशन ऑफ द
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। क्लियर है?